क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लगातार पढ़ रहे हैं। आज उसी चैप्टर का एक टॉपिक कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ की हेल्प से हम ड्राइव करना सीखेंगे। कूलॉम्स लॉ एंड गॉस लॉ दोनों ही इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। दोनों का एक ही काम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना, लेकिन दोनों की प्रोसीजर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने की अलग अलग होती है। आज हम यहाँ पर डेरिवेशन करने वाले हैं कूलॉम्स लॉ का गॉस लॉ की हेल्प से। इस डेरिवेशन को करने के लिए हमने कंसीडर कर लिया कि मेरे पास पॉजिटिव पॉइंट चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड Q है, ऐसे पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को मैंने एयर या वैक्यूम में ऑरिजिन ऊपर रख दिया है। इस चार्ज से कितने फ्लक्स हमको मिलेंगे, इसके लिए या हम ऐसे कह सकते हैं कि गॉस लॉ जब अप्लाई किया जाता है तो चार्ज्ड बॉडी चारों तरफ से क्लोज्ड होनी चाहिए। अगर कोई चार्ज्ड बॉडी चारों तरफ से क्लोज्ड नहीं है तो सबसे पहले उसको क्लोज्ड करने के लिए कोई ना कोई सरफेस को ड्रॉ किया जाता है। ऐसी सरफेस ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं जो एक ज्योमेट्रिकल शेप बन जाए, जिसके बारे में मुझे जानकारी हो। वही करने के लिए यहाँ मैंने एक सरफेस को ड्रॉ किया जो कि 3D होने की वजह से एक स्फेरिकल फॉर्म में क्रिएट होगी। इस स्फेरिकल फॉर्म की सरफेस को गॉसियन सरफेस के नाम से जाना जाता है। इस गॉसियन सरफेस से कितने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होंगे उन्हें मुझे कैलकुलेट करना है, क्योंकि गॉस लॉ का यूज जब करते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता होने चाहिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होते क्या है, उनका फॉर्मूला क्या होता है, इस चैप्टर में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो इस गॉसियन सरफेस से कितने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होंगे, इसके लिए इस गॉसियन सरफेस का एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लिया जिसका एरिया ds है। एरिया वेक्टर हमेशा ही सरफेस के प्लेन के नॉर्मली आउटवर्ड होता है। इसकी वजह से एरिया वेक्टर को इस एरो से दिखाया गया है। एरिया वेक्टर को ds वेक्टर से रिप्रेजेंट किया गया है। कुछ लोग यहाँ पर a का यूज कर लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्मली आउटवर्ड होगी। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैंने यहाँ सिंबल E से रिप्रेजेंट कर दिया। एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन एक ही होने की वजह से यहाँ थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हुई। थीटा एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का। यहाँ दोनों की डायरेक्शन एक ही होने की वजह से दोनों के बीच बनने वाला एंगल की वैल्यू जो है वो थीटा है। गॉसियन सरफेस से टोटल में कितने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होंगे वो यहाँ पर सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि गॉस लॉ तभी हम अप्लाई कर सकते हैं जब मुझे गॉसियन सरफेस से पास होने वाले टोटल फ्लक्स पता होंगे। टोटल फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जो कि हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ चुके हैं। टोटल फ्लक्स इक्वल्स टू क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट ds, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। स्केलर प्रोडक्ट जब ओपन करते हैं तो cos थीटा आ जाता है, तो यहाँ E ds cos थीटा। थीटा की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग पता कर चुके हैं 0 डिग्री है,
तो 0 डिग्री को मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो सॉल्व करने के बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नेक्स्ट स्टेप जो है वो E डॉट डी EDS आया है, सॉरी डॉट नहीं आएगा, EDS रहेगा। स्फेरिकल सरफेस होने की वजह से हर पॉइंट का रेडियस या डिस्टेंस एक ही होगी। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस के ईच पॉइंट पर कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेशन साइन के बाहर भी लिख सकते हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेशन साइन के बाहर लिखा तो हमें क्या मिलता है, E क्लोज्ड इंटीग्रल ds। क्लोज्ड इंटीग्रल ds हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारी जो गॉसियन सरफेस है उसका टोटल सरफेस एरिया। मुझे यह मालूम है कि हमारी गॉसियन सरफेस एक स्फेयर है, तो स्फेयर का एरिया ही गॉसियन सरफेस का टोटल एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। स्फेयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है, इसीलिए गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया भी 4 पाई आर स्क्वायर है। आर इसमें रेडियस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर। कितने इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस गॉसियन सरफेस से पास होंगे हमने कैलकुलेट कर लिए, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया। अब हम गॉस लॉ या गॉस थ्योरम का यूज करने वाले हैं। गॉस थ्योरम या गॉस लॉ क्या होता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q वो चार्ज होता है जो गॉसियन सरफेस के इनसाइड प्रेजेंट है। हमारे यहाँ पर गॉसियन सरफेस के इनसाइड प्रेजेंट चार्ज Q है, इसलिए यहाँ पर Q लिखा है। एप्सिलॉन नॉट आप सभी जानते हैं कि इसको हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के नाम से जानते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस कितने मिले, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको मैंने इक्वेशन सेकंड बोल दिया। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों ही टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड है। इसका मतलब है दोनों का लेफ्ट साइड एक ही है, तो राइट साइड भी एक ही होगी। और राइट साइड को मैंने यहाँ पर कंपैरिजन करा दिया। कंपैरिजन कराने के बाद में E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए मैंने इससे डिवाइड कर दिया और मुझे क्या मिलता है, E इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। मुझे कूलम्ब्स लॉ निकालना है। कूलम्ब्स लॉ रिलेटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो कूलम्ब्स लॉ को कैलकुलेट करने के लिए मैंने सपोज कर लिया कि कोई भी चार्ज Q नॉट इस गॉसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पर लाई कर रहा है। हम उसको चाहे तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, Q नॉट को हम टेस्ट चार्ज भी बोल सकते हैं। तो Q नॉट जैसे ही इस पॉइंट पर मैंने यहाँ पर रखा, Q की वजह से Q नॉट पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल्स टू Q नॉट E। E आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि हम गॉस लॉ की हेल्प से कैलकुलेट कर चुके हैं। कितनी वैल्यू है उसकी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। इस वैल्यू को मैंने यहाँ पर अप्लाई किया। जैसे ही हम अप्लाई करते हैं तो मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पता चल जाता है। वो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। और यही आपका कूलम्ब्स लॉ होता है, कूलम्ब्स लॉ होता है जो कि इस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। प्यारे बच्चों, सभी का थैंक यू।